हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बीट क्लासेस बाय सुनीता चौक से। प्रीवियस वीडियो में आपने देखा था उदारीकरण का आशय, उदारीकरण के विशेषताएं और उदारीकरण के अर्थ को भलीभांति जानने का प्रयास किया था पार्ट 1 में। आइए देखते हैं उदारीकरण पार्ट 2 वीडियो में। उदारीकरण, लाभ और चुनौतियाँ। विद्यार्थियों, बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए, बीसीए सभी प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों के लिए भाषा और संस्कृति फाउंडेशन कोर्स से हम इकाई 3 20 शब्द उदारीकरण पार्ट 2 को विस्तार पूर्वक देखने जा रहे हैं। इससे बनने वाले ऑब्जेक्टिव्स आपके एग्ज़ाम में संभावित रूप से आ सकते हैं, तो ज़रूर ध्यान दीजिएगा और पूरे वीडियो को विस्तार पूर्वक देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। देख सकते हैं स्क्रीन पर, यह निर्विवाद है कि आर्थिक उदारीकरण राष्ट्र के विकास की गति को तेज करता है। तो उदारीकरण क्या करता है? आर्थिक उदारीकरण राष्ट्र के विकास की गति को तेज करता है, लेकिन इसी के साथ उदारीकरण कुछ चुनौतियों के भी सामने लाता है। भारतीय परिप्रेक्ष्य में उदारीकरण की नीति के लाभ और चुनौतियों को हम देखने जा रहे हैं, जो इस प्रकार है। आइए देखते हैं। उदारीकरण के लाभ में आप देख रहे हैं, पहला पॉइंट आपके सम्मुख है स्क्रीन पर, विदेशी निवेश में वृद्धि। ध्यान रखेंगे, इन पॉइंट्स को याद कर लेंगे, ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है। उदारीकरण का लाभ है, कोई भी 4 ऑब्जेक्टिव दिए जाएंगे। विदेशी निवेश में वृद्धि, जीडीपी विकास दर में वृद्धि, नंबर 3 आधुनिकीकरण और श्रेष्ठ गुणवत्ता, और चौथा है उपभोक्ता को लाभ। ये चारों ही उदारीकरण के लाभ है, जिसे हम समझने का प्रयास करते हैं। विदेशी निवेश में वृद्धि की अगर बात करें तो उदारीकरण की नीति का सबसे अधिक सकारात्मक प्रभाव विदेशी निवेश पर ही पड़ता है। निवेशक ऐसी अर्थव्यवस्था को आकर्षक समझते हैं जो बाजार प्रणाली पर निर्भर हो, जिसमें सरकारी नियंत्रण न्यूनतम हो। वित्तीय वर्ष 2020-21 में 16.92 बिलियन अमेरिकी डॉलर का विदेशी निवेश भारत में हुआ था, और वित्तीय वर्ष 2021-22 के पहले 4 महीनों के दौरान कोविड-19 जैसी घातक वैश्विक महामारी के बावजूद यह निवेश बढ़कर 27.37 बिलियन अमेरिका डॉलर, लगभग 2.05 लाख करोड़ रुपए हम बात कर सकते हैं, हो गया। इस प्रकार उदारीकरण की नीति के परिणाम स्वरूप विदेशी निवेश में निरंतर वृद्धि होती है। इसी में जीडीपी की अगर बात करें तो जीडीपी विकास दर में भी वृद्धि उदारीकरण का लाभ है। सामान्यतः तो उन राष्ट्रों की आर्थिक स्थिति काफ़ी मजबूत है जिन्होंने आर्थिक उदारीकरण की नीति को अपनाया है। भारत, दक्षिण अमेरिका और चीन जैसे राष्ट्रों ने आर्थिक उदारीकरण की नीति को अपनाया है। आज ये सभी देश विश्व की तेज़ी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था वाले देशों में शामिल हो रहे हैं। इसी क्रम में अगला पॉइंट है आधुनिकीकरण और श्रेष्ठ गुणवत्ता। उदारीकरण की नीति अर्थव्यवस्था को वैश्वीकरण की तरफ उन्मुख करती है। वैश्वीकरण के चलते न केवल 2 राष्ट्रों के बीच व्यापारिक संबंध स्थापित होगा, बल्कि इस प्रक्रिया से व्यापार के आधुनिक तौर तरीके एवं नूतन नई तकनीक का भी आदान प्रदान होता है। वैश्वीकरण के इस दौर में उदारीकरण की नीति से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को प्रोत्साहन मिलता है। ये हम आधुनिकीकरण और श्रेष्ठ गुणवत्ता के आधार पर समझ सकते हैं। देखते हैं उपभोक्ता को लाभ। उपभोक्ता को लाभ, उदारीकरण की प्रक्रिया के अंतर्गत सरकार व्यापार को प्रोत्साहन देने के लिए विभिन्न प्रकार के टैरिफ में छूट देती है, जिसके कारण उत्पादन की लागत कम हो जाती है, इसलिए उत्पादों के दाम भी कम हो जाते हैं। दूसरी तरफ उदारीकरण की प्रक्रिया के कारण बाजार में प्रतिस्पर्धा के अवसर भी बढ़ते हैं। परिणाम स्वरूप उत्पादों के दामों में कमी आती है, इससे उपभोक्ता को लाभ प्राप्त होता है। तो ये देखिए हमने उदारीकरण के लाभ। आगे देखते हैं उदारीकरण की चुनौतियां। देख रहे हैं आप, उदारीकरण की नीति का सबसे ज़्यादा प्रभाव किस पर पड़ा पूछा जाता है, तो उदारीकरण की नीति का सबसे ज़्यादा प्रभाव छोटे, लघु और कुटीर उद्योगों पर पड़ता है। उदारीकरण की व्यवस्था से बड़े उद्योग और बहुराष्ट्रीय उद्योगों का विकास होता है, किंतु आर्थिक तौर पर पिछड़े छोटे और लघु उद्योगों को भी इस व्यवस्था से जोड़कर उन्हें लाभ पहुँचाना अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती है। चुनौतियाँ जो है उदारीकरण की, वो देख सकते हैं आप स्क्रीन पर है। भारत में आर्थिक उदारीकरण एक चुनौती है हमारे लिए। भारतीय अर्थव्यवस्था पर उदारीकरण का प्रभाव क्या पड़ा है देखेंगे। अर्थव्यवस्था का आकार भी चुनौती है, और राजकोषीय घाटे में कमी हो जाती है, वह भी एक चुनौती है। और 5वां गरीबों की स्थिति में सुधार। तो आइए इस पर थोड़ी थोड़ी चर्चा हम कर लेते हैं, समझ लेते हैं कि आपको क्या समझना है
ऑब्जेक्टिव में क्या पूछा जा सकता है। तो ऑब्जेक्टिव में उदारीकरण की अगर चुनौतियाँ पूछी जाए तो ये 5 पॉइंट आप याद कर लीजिए, तो आपको याद रहेगा कि उदारीकरण की चुनौतियाँ क्या क्या है। पहला पॉइंट देखिए, भारत में आर्थिक उदारीकरण नीति से निर्माण और सेवा क्षेत्र का विकास हुआ है, किंतु आंकड़े बताते हैं कि उदारीकरण की प्रक्रिया के बाद कृषि क्षेत्र प्रभावित हुआ है। नई व्यापार नीति के चलते उद्योग कारखानों की संख्या बढ़ी है, ये इसमें हम बात कर सकते हैं। अधिक आमदनी के लिए कृषि क्षेत्र को छोड़कर लोग बड़े शहरों की ओर पलायन करने लगे हैं। ग्रामीण परिवेश में कृषि क्षेत्रों को भी कैसे लाभार्जन का व्यवसाय बनाया जाए ताकि ग्रामीण जनों का नगरों की ओर पलायन न हो, यह भी अपने आप में एक बड़ी चुनौती है। आर्थिक उदारीकरण के चलते उद्योगों और कारखानों की संख्या में भारी वृद्धि हुई है। कारखानों में कामकाज के चलते प्रदूषण भी पहले से अधिक तेज़ी से बढ़ा है। नए उद्योगों के लिए ज़मीन की मांग बढ़ रही है, जिसके कारण पेड़ों की कटाई हो रही है। आधुनिकीकरण के चलते हानिकारक उर्वरकों का उपयोग हो रहा है, जिससे ज़मीन प्रदूषित हो रही है। इस दृष्टि से धारणीय विकास और धारणीय औद्योगिकीकरण पर विचार करना और उसे लागू करना विद्यार्थियों वर्तमान की सबसे बड़ी आवश्यकता और चुनौती है। इसी क्रम में हम देख रहे हैं भारतीय अर्थव्यवस्था पर उदारीकरण का प्रभाव। तो देखते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था पर उदारीकरण का प्रभाव क्या पड़ेगा। भारतीय अर्थव्यवस्था को मिश्रित अर्थव्यवस्था की श्रेणी में रखा गया है। प्रश्न पूछा जाता है, दूसरे पॉइंट पर देख रहे हैं, तो भारतीय अर्थव्यवस्था को हम मिश्रित अर्थव्यवस्था की श्रेणी में रखते हैं। ऑब्जेक्टिव बनेगा, नोट डाउन करेंगे। भारत में आर्थिक उदारीकरण का प्रारंभ वर्ष 1991 से हुआ था। नोट डाउन करेंगे, आर्थिक उदारीकरण का प्रारंभ 1991 से हुआ था। अर्थव्यवस्था की स्थिति को सुधारने के लिए सरकार ने नई आर्थिक नीति अपनाई थी। नेक्स्ट पॉइंट में आप देख सकते हैं अर्थव्यवस्था का आकार। वर्ष 1991 से पहले भारत की आर्थिक स्थिति कमजोर हो गई थी। उस समय भारत के सरकारी कोष में केवल कुछ समय के निर्यात के बिल चुकाने की क्षमता बची थी। उदारीकरण की नीति को अपनाने के बाद भारत की अर्थव्यवस्था उत्तरोत्तर बढ़ती चली गई। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अनुसार क्रय सामर्थ्य के आधार पर आज भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। राजकोषीय घाटे में भी कमी आई। कैसे? तो जब सरकार का व्यय उसकी आय से ज़्यादा हो जाता है तो इसे बजट घाटा कहते हैं। नोट डाउन कर लेंगे, जब सरकार का व्यय उसकी आय से ज़्यादा हो जाता है तो इसे बजट घाटा कहते हैं। बजट घाटा किसे कहते हैं या पूछेगा, जब सरकार का व्यय उसकी आय से ज़्यादा हो जाता है तो इसे कहते हैं बजट घाटा, वित्तीय घाटा, फाइनेंशियल घाटा, कुछ भी पूछ सकता है। 4 ऑब्जेक्टिव। वर्ष 1990-91 में देश का बजट घाटा जीडीपी का 8.5% था। नोट डाउन कर लेंगे कितना था, तो 8.5 था। 1991 में पूछा जाए अगर तो इस तरह हम राजकोषीय घाटे की बात करें तो वैश्विक महामारी के बावजूद भी यह अनुमान भारत को विश्व की सबसे तेज विकसित हो रही अर्थव्यवस्थाओं में शामिल रखा और आगे राजकोषीय घाटों को पूर्ण करने की कोशिश भी उदारीकरण की चुनौती ने पूर्ण की। देखते हैं गरीबों की स्थिति में सुधार। नई आर्थिक नीति अपनाने के बाद देश में गरीबी रेखा से नीचे रहने वालों की संख्या में कमी आई। वर्ष 1993 में 45% लोग गरीबी रेखा के नीचे थे। 2011 में यह आंकड़ा 22% आप पर आ गया। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार 2005-06 से 55.1% लोग गरीबी रेखा के नीचे थे और 2015-16 में घटकर 27.9% हो गए और 2019 के आंकड़ों के अनुसार भारत की 6.7% आबादी गरीबी रेखा के नीचे है। उदारीकरण की और भी चुनौतियों में देख सकते हैं सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में वृद्धि, बजट आकार में विस्तार, विदेशी मुद्रा भंडार में वृद्धि हुई और विदेशी ऋणों में कमी हुई। इसी क्रम में आगे हम देखते हैं विद्यार्थियों उदारीकरण की आवश्यकता क्यों है। तो उदारीकरण की आवश्यकता देख रहे हैं आप, अगर वर्तमान समय को देखा जाए तो कहा जा सकता है कि मुक्त बाजार व्यवस्था ही सबसे उत्तम व्यवस्था है। निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर उदारीकरण की आवश्यकता को समझा जा सकता है। तो वर्तमान समय भूमंडलीकरण का है विद्यार्थियों। देखते हैं इसी में, आज पूरी दुनिया एक बाजार बनकर सिमट गई है। ऐसी परिस्थितियों में अर्थव्यवस्था का सरलीकरण अत्यंत जरूरी है, जो कि हम उदारीकरण के माध्यम से कर रहे हैं विद्यार्थियों। आज सभी राष्ट्रों को दुनिया के साथ कदम मिलाकर चलना होगा, इसलिए उदारीकरण की नीति आज के समय की मांग है। विकास की दृष्टि से उदारीकरण की नीति सबसे ज़्यादा प्रभावशाली साबित हुई है। उदारीकरण की प्रक्रिया के द्वारा वैश्वीकरण को बढ़ावा मिलता है। नोट डाउन करेंगे, किसको बढ़ावा मिलता है? वैश्वीकरण को बढ़ावा मिलता है। पूंजी संपन्न और साधन संपन्न राष्ट्र आर्थिक तौर पर पिछड़े देशों के साथ व्यापारिक संबंध स्थापित करते हैं। परिणाम स्वरूप गरीब देशों में भी पूंजी प्रवाह होता है और उन्हें भी विकसित होने का
अवसर प्राप्त होता है। उदारीकरण की आवश्यकता पर बात कर रहे हैं तो उस बिंदु में अगर देखें तो आर्थिक उदारीकरण का सबसे बड़ा लाभ किसको मिलता है? उपभोक्ता वर्गों को मिलता है। एक और व्यापारिक प्रतिस्पर्धा बढ़ने के कारण उन्हें विकल्प भी मिल जाता है, तो दूसरी ओर उपभोक्ता को उत्पादों अर्थात पदार्थों की गुणवत्ता भी पहले से बेहतर मिलती है। अत्यधिक प्रतिस्पर्धा के चलते दामों में गिरावट होती है और उपभोक्ता को पूरा लाभ मिलता है। आइए हम बात करते हैं निष्कर्ष पर। उदारीकरण पार्ट 2 को समझने के बाद उदारीकरण के अंतर्गत निष्कर्ष बिंदुओं पर पहुंचते हैं कि आर्थिक उदारीकरण का आर्थिक समृद्धि से गहरा संबंध है, क्योंकि आर्थिक उदारीकरण है तो अर्थ से संबंधित होगा। प्रतिबंध से मुक्त व्यापार आर्थिक संपन्नता के द्वार खोल देती है। वर्तमान वैश्विक परिदृश्य और आर्थिक उदारीकरण के दौर में यह अत्यंत आवश्यक है। यह खुलेपन का लाभ हमारे गांव के लघु और कुटीर उद्योगों को मिलता है। तो खुलेपन का लाभ किसे मिलता है? लघु और कुटीर उद्योगों को मिलता है, ताकि नगरों की ओर पूरे ग्राम में पलायन को रोका जा सके। क्यों मिलता है? क्योंकि नगरों की ओर ग्राम में पलायन को हम रोकें। वर्ष 2020 तक विकसित भारत का सपना देखने वाले देश के पूर्व राष्ट्रपति, नोट डाउन करेंगे, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने ग्राम विकास का एक सपना देखा था जिसका नाम प्रोविज़न ऑफ अर्बन एमिनिटीज़ ऑफ रूरल एरियाज़, जिसे हम पूरा PURA के नाम से जानते हैं, पूरा था। हिंदी में इसे ग्रामीण क्षेत्रों के लिए नगरीय सुविधाओं का प्रावधान कहा जा सकता है। नगरीय सुविधाओं का प्रावधान कहा जा सकता है, नोट डाउन करेंगे। इसे किसी भी रूप में ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है कि पूरा क्या है, पूछा जा सकता है PURA, प्रोविज़न ऑफ अर्बन एमिनिटीज़ ऑफ रूरल एरियाज़, जिसे हम पूरा के नाम से जानते हैं। इस स्वप्न योजना का प्रमुख उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में भी शहरों जैसी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराना था। इस स्वप्न योजना का उद्देश्य क्या था? स्वप्न योजना अर्थात कौन सी? पूरा, जिससे न केवल ग्रामीण क्षेत्रों की आबादी के जीवन स्तर में सुधार आए बल्कि नगरों की ओर लगातार हो रहे ग्राम पलायन को भी रोका जा सके। तो स्वप्न योजना का प्रमुख उद्देश्य था बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराना और ग्राम की ओर हो रहे पलायन को रोकना, ग्राम में हो रहे पलायन को रोकना। पूर्व राष्ट्रपति की स्वप्न परियोजनाओं को क्रियान्वित करने के लिए भारत सरकार ने वर्ष 2004 में पूरा मॉडल योजना के पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत की। तो पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत कब की? तो भारत सरकार ने 2004 में की, जिसके अंतर्गत शहरों में दी जाने वाली सुविधाएं जैसे सड़क, बिजली, संचार सुविधा, ज्ञान व रोजगार के अवसर, यातायात, संपर्क, ग्रामीण बैंक सुविधा ग्रामीण स्तर पर भी उपलब्ध कराने हेतु प्रयास किए। केंद्र सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा चलाई गई इस योजना को एशियाई विकास बैंक से भी आर्थिक सहयोग प्राप्त हुआ। इसे किस बैंक से सहयोग प्राप्त हुआ पूछा जा सकता है, तो एशियाई विकास बैंक से सहयोग प्राप्त हुआ। तो दोस्तों अंडरलाइन कर ले, नोट डाउन कर ले अंडरलाइन किए हुए वर्ड्स को, जो रेड में लिखा है महत्वपूर्ण है। इस योजना के अंतर्गत देश में जमीनी स्तर पर 7 पायलट प्रोजेक्ट चलाए गए। कितने पर? जमीनी स्तर पर इस योजना के अंतर्गत कौन सी पूरा योजना के अंतर्गत कितने प्रोजेक्ट चलाए गए? तो 7 पायलट प्रोजेक्ट चलाए गए। इसके बाद और भी कई अन्य मंत्रालयों और निजी क्षेत्रों को भी इस योजना से जोड़ा गया, परंतु वर्ष 2012 में इस योजना की नई तरीके से शुरुआत करते हुए ग्रामीण क्षेत्र में योजना का लक्ष्य ज्ञान और रोजगार न करके जलापूर्ति, साफ सफाई और सड़क तक ही सीमित कर दिया। इसी कारण पूर्व राष्ट्रपति की स्वप्न योजना पूर्ण नहीं हो सकी। तो किस कारण से नहीं हो सकी? क्योंकि इसका उद्देश्य सीमित कर दिया था जलापूर्ति, साफ सफाई और सड़क तक ही, जबकि ज्ञान और रोजगार ना करके, इसलिए यह पूर्ण नहीं हुई। उदारीकरण के इस दौर में पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम इस स्वप्न योजना के उचित क्रियान्वयन से उदारीकरण के आर्थिक लाभ भारत के गाँव तक पहुँचाकर नगरों की ओर हो रहे ग्राम पलायन को रोकना चाहते थे। उदारीकरण की प्रक्रिया में यह भी ध्यान रखा जाना चाहिए कि जो हमारे स्थानीय उत्पाद या वस्तु है उन्हें भी इस आर्थिक उदारीकरण का भरपूर लाभ मिले। ऐसा ना हो कि स्थानीय उत्पाद इग्नोर हो जाए या उसे हम बाजार की व्यवस्था के अंतर्गत स्थान ना दे। स्थानीयता को समर्थन या वोकल फॉर लोकल का भाव यही है कि हमारा झुकाव स्थानीयता की ओर बढ़े। ऑब्जेक्टिव नोट करेंगे, पूछा जा सकता है स्थानीयता को समर्थन या लोकल फॉर वोकल का तात्पर्य क्या है? उत्तर, इसका तात्पर्य है स्थानीयता की ओर झुकाव। अपने स्व का बोध हमसे छूटने न पाए। वैसे आर्थिक स्वावलंबन का भाव भारतीय चिंतन धारा से कभी अलग नहीं रहा। ईसा वास्योपनिषद का उद्घोष भी यही है कि मनुष्य कर्मरत रहते हुए 100 वर्ष तक जिए। तो ईसा वास्योपनिषद का उद्घोष क्या है? ऑब्जेक्टिव पूछा जा सकता है। तो यह है कि कर्मरत रहते हुए, कर्म को प्रधानता देते हुए हम 100 वर्ष तक जिए, क्योंकि मनुष्य के जीवन काल को प्राचीन समय में कर्म के आधार पर 4 भागों में बांटा गया था। आप जानते हैं आश्रम व्यवस्था थी जीवन काल की जो बांटी गई थी।
भारतीय संस्कृति में कर्म और आर्थिक संपन्नता का बड़ा सुंदर संयोग रहा। कर्म और इस आर्थिक संपन्नता का आधार नैतिकता रही। पूछा जा सकता है कर्म और आर्थिक संपन्नता का आधार क्या रहा, तो नैतिकता रही। धर्म रहा, गला काट आर्थिक स्पर्धा का भाव, भारतीय चरित्र का भाव कभी नहीं रहा। फल की इच्छा के बिना कर्म करते रहने का संदेश हमारा नहीं रहा। राम कृष्ण के चरित्र हमारी कर्म उपासना के सर्वोत्तम उदाहरण हैं। हमारी कर्म उपासना के सर्वोत्तम उदाहरण कौन है, तो राम कृष्ण के चरित्र। ऋग्वेद के ऋषि का उद्घोष है, अयम में हस्तो भगवानामय में भगवत्तरः, अर्थात मेरा यह हाथ ही भगवान ऐश्वर्यवान है और मेरा दूसरा हाथ उससे भी अधिक ऐश्वर्यवान है। इसे याद कर लेंगे। पूछा जा सकता है ऑब्जेक्टिव में कि अयम में हस्तो भगवानामय में भगवत्तर का तात्पर्य क्या है, तो मेरा यह हाथ ही भगवान ऐश्वर्यवान है और मेरा दूसरा हाथ उससे भी अधिक ऐश्वर्यवान है। पूर्व में पढ़े गए श्लोक का तात्पर्य यही है कि कर्म और पुरुषार्थ को बहुत महत्व दिया गया है। तो कर्म और पुरुषार्थ की इससे बड़ी उपासना और क्या हो सकती है। इस भाव की उपासिका यह भारत भूमि रही हमारी। कर्म के ऐसे स्वावलंबी आलोक में ऋग्वेद के ऋषि भूमि खोदते हैं, गोचारण करते हैं। भगवान कृष्ण के बड़े भाई स्वयं हलधर है, राजा जनक भी हल चलाते हैं। जिस संस्कृति ने कर्म और पुरुषार्थ को इतने उच्च आसन पर बिठाया है, वहाँ दरिद्रता कैसे निवास कर सकती है। इस स्वावलंबी उद्यमिता को तो हमारे संतों ने भी नहीं छोड़ा। महात्मा कबीर कपड़े बुनते रहे और महात्मा रैदास चर्म शिल्प अपनाते रहे। शॉर्टकट में अगर हम बात करें, कंक्लूड करें, तो कर्म और पुरुषार्थ को हमारी भारतीय संस्कृति में हमेशा महत्व दिया गया है और उदारीकरण के माध्यम से हम इसी पर चर्चा कर रहे हैं। देखते हैं, स्वामी विवेकानंद और महात्मा गांधी भी उद्यमिता और स्वावलंबन के मुखर प्रवक्ता रहे। परिश्रम और पुरुषार्थ की यह चिंतनधारा हमें उद्यमी बनाती है, हमें स्वावलंबन से जोड़ती है। परिश्रम, पुरुषार्थ और पर्यावरण संरक्षण के अपने मूल स्वभाव में स्थित रहते हुए हमें आर्थिक उदारीकरण को अपनाना होगा। बाजारीकरण के दौर में भी हमें मूल अथवा स्व के बोध को जागृत रखना है। अपने मूल या अपने स्व से अलग होने पर वनस्पतियाँ भी सूख जाती है। महात्मा गांधी का सपना था कि हमारे गांव आत्मनिर्भर हो, हमारे नगर आत्मनिर्भर हो, हमारा राष्ट्र भी आत्मनिर्भर बने। मुक्त बाजार, मुक्त व्यापार और आर्थिक उदारीकरण के इस दौर में हमें अपने मूल को सुरक्षित रखते हुए आगे बढ़ना है। हमें अपने मूल को सुरक्षित रखते हुए या संरक्षित रखते हुए आगे बढ़ना है। तो विद्यार्थियों, इस चैप्टर में हमने उदारीकरण के माध्यम से पार्ट 2 को देखा है। पार्ट 2 में उदारीकरण को विस्तार पूर्वक समझा है और उदारीकरण पर बनने वाले ऑब्जेक्टिव्स को देखा है, जो कि आपके आने वाली एग्ज़ाम फाउंडेशन कोर्स भाषा और संस्कृति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ, बीएड क्लासेस बाय सुनीता चौक से। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू।